हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी टू लर्न। आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं भारतीय राज्य व्यवस्था की एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को, जिसका नाम है राष्ट्रपति। ठीक है, तो आप जानते ही होंगे कि ये वाला जो सेक्शन है एग्जाम में कई बार यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो उस बेस पर ये काफ़ी इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है ये रहने वाला है। ठीक है, तो इसको हम वन बाय वन जानते हैं कि कैसे कैसे जो राष्ट्रपति का शासन है वो चलता है। ठीक है, कैसे कैसे कार्य राष्ट्रपति करते हैं, तो ये पूरी डिटेल में हम जानेंगे। और सबसे पहले अगर हम इनकी बात करें राष्ट्रपति पद की, तो भारत के संविधान में अनुच्छेद 52 से लेकर के अनुच्छेद 72 तक जो पूरा डिटेल है वो राष्ट्रपति के शासन के लिए दिया गया है। ठीक है, तो इनमें हम पूरे जो अनुच्छेद हैं वन बाय वन 52 से लेकर के 72 तक इनको हम डिटेल में जानते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेंगे यहाँ पे अनुच्छेद 52 की। तो यहाँ पे जो है भारत के राष्ट्रपति के बारे में दिया गया है अनुच्छेद 52 में। और अगर बात करेंगे भारत का जो प्रथम नागरिक है, इस अनुच्छेद में कहा गया है अनुच्छेद 52 में कि भारत का जो प्रथम नागरिक होगा वो राष्ट्रपति होगा। ठीक है, यानी कि इतना सर्वोच्च पद ये है कि भारत का पहले नागरिक की मान्यता उनको दी गई है कि राष्ट्रपति ही प्रथम नागरिक कहलाएगा भारत देश का। ठीक है, और देश का जो संवैधानिक प्रधान होगा वो भी राष्ट्रपति ही होगा। फिर अगर हम बात करेंगे यहाँ पर नाम मात्र की कार्यपालिका की, नाम मात्र की कार्यपालिका कहा गया है राष्ट्रपति को। क्यों कहा गया है? क्योंकि जो कार्य हैं वो तो वास्तविक कार्यपालिका करती है, जिसमें कि प्रधानमंत्री और उनका जो मंत्रिमंडल है वो आता है। ठीक है, कार्य करेगी सारा प्रधानमंत्री और उनका मंत्रिमंडल, लेकिन अंत में जो मंजूरी लेने जाना पड़ेगा तो वो राष्ट्रपति के पास जाना पड़ेगा। और जब राष्ट्रपति किसी भी कार्य के लिए यस कर लेंगे, अपनी मुहर उस पर लगा लेंगे, तो तभी जा कर के वो कार्य आगे जो सुचारू रूप से संचालित हो पाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से नाम मात्र की कार्यपालिका राष्ट्रपति को कहा गया है। फिर आगे इसमें हम बात कर लेते हैं अनुच्छेद 53 की। तो इसमें कहा गया है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति, ठीक है, संघ की कार्यपालिका की शक्ति वो किसके पास होती है? राष्ट्रपति के पास होती है। तो यहाँ से क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है कि संघ की कार्यपालिका की शक्तियाँ हैं वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति में निहित होती हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जब पूछा जाएगा तो इसका जो आंसर होगा वो होगा अनुच्छेद 53 में। ठीक है, तो संघ की कार्यपालिका की शक्ति जो होती है पूरे संघ की, यानी कि पूरे देश की, पूरे यूनियन की, तो वह जो भी कार्य पूरे देश में किया जाएगा तो उसकी मेन जो पावर होती है वो राष्ट्रपति के हाथों में होती है। तो ये बात है यहाँ पे। फिर है भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति, ये देखिए या राष्ट्रपति में होती है। ठीक है, अभी हमने इसमें ऊपर जो देखा था वो क्वेश्चन पूछा जाता है इस तरीके से। और बात करेंगे संघ की कार्यपालिका की शक्ति किसके पास होती है, तो ये सिंपल सा राष्ट्रपति के पास होती है। ठीक है, फिर देखिए इसमें भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है, तो ये भी राष्ट्रपति होते हैं। ठीक है, सभी सेनाओं की, जो भारत की जो सभी सेनाएं हैं उनका जो सर्वोच्च सेनापति होगा तो वो राष्ट्रपति होगा। तो ये बात कही गई है अनुच्छेद 53 में। अब देखते हैं अनुच्छेद 54 को। इसमें है राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल। ठीक है, तो इस अनुच्छेद में क्या दिया गया है? अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल दिया गया है। ठीक है, अब बात करेंगे राष्ट्रपति पद का जो चुनाव है वो संचालित कौन करता है। ठीक है, तो ये करता है निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग जो एक आयोग है वो राष्ट्रपति पद के चुनाव को संचालित करता है पूरी तरह से। फिर नेक्स्ट इसमें है किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद का निर्णय उच्चतम न्यायालय द्वारा करने का प्रावधान संविधान में दिया गया है। ठीक है, मतलब संविधान में कहाँ दिया गया है, तो ये अनुच्छेद 71 में दिया गया है कि जब भी राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन है उससे संबंधित कोई भी दिक्कतें आती हैं तो ये उच्चतम न्यायालय द्वारा ये प्रावधान जो दिया गया है कि उच्चतम न्यायालय जो है निर्णय लेगा इनको लेकर के, इन प्रॉब्लम्स को लेकर के। तो ये अनुच्छेद 71 में ये बात कही गई है। फिर आगे बढ़ेंगे, राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए गठित निर्वाचक मंडल में सम्मिलित होता है। ठीक है, तो राष्ट्रपति का जब निर्वाचन किया जाता है तो निर्वाचक मंडल के साथ साथ इसमें मतलब निर्वाचक मंडल में कौन शामिल होता है। ठीक है, तो यहाँ पर संसद के जो दोनों सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा, इनके जो सदस्य हैं वो निर्वाचन करते हैं। और साथ में जो राज्यों की विधानसभाएं होती हैं, ठीक है, उनके भी जो सदस्य होते हैं, जो निर्वाचित सदस्य होते हैं, तो ये जो है यहाँ पर क्या करते हैं, राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। ठीक है, जो निर्वाचक मंडल है इनमें ये सब सम्मिलित होते हैं। अब बात करेंगे आगे हम अनुच्छेद
55 की। तो अनुच्छेद 55 में कहा गया है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति कैसी होगी, तो ये बात है। तो राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है वो अप्रत्यक्ष रूप से होता है। कैसा होता है? अप्रत्यक्ष रूप से होता है। पूरी जो जनता है वो नहीं मतलब चुनाव करती है राष्ट्रपति का, बल्कि जो जनता के द्वारा चुने गए जो सांसद होते हैं, जो सदस्य होते हैं लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा में, तो वो चुनते हैं राष्ट्रपति को। ठीक है, तो इस वजह से इसको अप्रत्यक्ष रूप से कहा गया है। प्रत्यक्ष रूप उसको कहेंगे जहाँ पर जनता डायरेक्ट वोट करेगी, तो उस समय उस तरीके को हम प्रत्यक्ष रूप कहते हैं। तो यहाँ पर जो है हमने अपने अपने जो राज्यों के जो हमारे जो सदस्य होते हैं लोकसभा, राज्यसभा में, तो वो उनके थ्रू राष्ट्रपति का चुनाव होता है। ठीक है, फिर आगे है इसमें राष्ट्रपति का निर्वाचन की पद्धति कैसी होती है, तो ये होती है समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा। ठीक है, तो ये तरीका होता है राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए कि समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली होती है। ठीक है, यानी कि जो लोग हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा किसको चाहते हैं कि वो राष्ट्रपति बने, तो इन चीज़ों को लेकर के वहाँ पर ऐसी व्यवस्था होती है, ऐसी पद्धति के द्वारा ही जो लोग ज़्यादा चाहेंगे कि किसको बनना चाहिए राष्ट्रपति, तो उसको लेकर के ये निर्वाचन इस तरीके से किया जाता है। फिर आगे है राष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंधित विवादों का निपटारा कौन करता है, तो ये हमने पहले भी देखा था, तो ये उच्चतम न्यायालय करता है। ठीक है, जो राष्ट्रपति के निर्वाचन के समय में कोई भी तरीके की गड़बड़ी पाई जाती है, किसी भी तरीके का विवाद उत्पन्न यदि होता है, तो उससे संबंधित जो भी कार्यवाही होगी तो वो उच्चतम न्यायालय करेगा। ठीक है, फिर आगे है नेक्स्ट देखेंगे राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों को चुनाव प्रचार हेतु समय मिलता है। तो राष्ट्रपति पद के लिए जो उम्मीदवार चुने जाएंगे तो उनको प्रचार के लिए केवल 2 सप्ताह का समय ही मिलता है। फिर इसमें हम नेक्स्ट देखेंगे अनुच्छेद 56। तो अनुच्छेद 56 में अगर बात करें तो यहाँ पर राष्ट्रपति के पदावधि की बात की गई है, यानी कि राष्ट्रपति का जो पद है उसकी अवधि कितनी होगी, ड्यूरेशन या कार्यकाल जिसको हम कहेंगे वो कितना होगा। ठीक है, कब तक का होगा, तो इसके बारे में जो पूरी जानकारी दी गई है, पूरी डिटेल्स दी गई है, वो अनुच्छेद 56 में दी गई है। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें हम देखते हैं कि राष्ट्रपति के पद की अवधि की बात की गई है। तो ये राष्ट्रपति का जो पद होता है वो कितने समय के लिए होता है, 5 वर्ष के लिए होता है। ठीक है, 5 वर्ष तक जो है राष्ट्रपति अपना जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष में पूरा हो जाता है, यानी कि अपना जो कार्य कर सकता है वो 5 वर्ष के अंदर ही कर सकता है। ठीक है, फिर अगर बात करेंगे राष्ट्रपति अपना जो त्यागपत्र है वो किसको सौंपते हैं, तो वो उपराष्ट्रपति को सौंपते हैं। ठीक है, किसी भी कारणवश यदि राष्ट्रपति अपने पद से इस्तीफा देते हैं, त्यागपत्र देते हैं, ठीक है, पद का त्याग करते हैं, तो वो त्यागपत्र किसको सौंपेंगे, उपराष्ट्रपति को सौंपेंगे। ठीक है, और हम अगर बात करें राष्ट्रपति का जो त्यागपत्र है उसकी सूचना जो उपराष्ट्रपति है वो किसको देते हैं या किसको देना पड़ता है उनको। ठीक है, उपराष्ट्रपति जी को। ऐसा नहीं कि राष्ट्रपति ने अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को दे दिया तो वहीं पर बात खत्म हो जाएगी, नहीं, बल्कि उपराष्ट्रपति को भी वो सूचना आगे पहुंचानी पड़ती है, और वो सूचना कहाँ देनी पड़ती है, लोकसभा अध्यक्ष को। ठीक है, जो उस समय जो भी लोकसभा अध्यक्ष होंगे राष्ट्रपति के शासनकाल के समय में, तो उनको जो उपराष्ट्रपति हैं वो राष्ट्रपति के त्याग पत्र की सूचना देते हैं। ठीक है, और वर्तमान की अगर बात करें तो वर्तमान के लोकसभा जो अध्यक्ष हैं वो ओम बिरला जी हैं। फिर आगे है इसमें राष्ट्रपति अपने पद की अवधि समाप्त हो जाने पर भी तब तक पद पर बना रहेगा जब तक उसका जो उत्तराधिकारी होगा वो पद धारण नहीं कर लेता। तो यह संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है, यानी कि किस अनुच्छेद में ये कहा गया है कि जब तक राष्ट्रपति का पद की अवधि समाप्त हो भी चुकी है लेकिन कोई अभी जो नया राष्ट्रपति है वो नियुक्त नहीं किया गया है। उत्तराधिकारी का अर्थ यहाँ पे ये होगा कि कोई नया राष्ट्रपति जो है वो नियुक्त नहीं हुआ है, तो इस दशा में राष्ट्रपति अपने पद पर बना रहेगा तब तक जब तक कि नया राष्ट्रपति नियुक्त नहीं हो जाएगा। ठीक है, तो ये बात कही गई है अनुच्छेद 56 1 गौ में। किसमें कही गई है, 56 अनुच्छेद 56 तो है, लेकिन इसी में ये 1 2 3 करके इस तरह से इसमें ये डिटेल्स दी गई है, और अनुच्छेद 56 1 गौ में ये बात कही गई है। ठीक है, अब आगे है इसमें अनुच्छेद 57। तो यहाँ पर दिया गया है पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता। तो एक व्यक्ति कितनी बार राष्ट्रपति के पद पर निर्वाचित हो सकता है। ठीक है, ये अनुच्छेद 57 में कहा गया है कि पुनर्निर्वाचन हो सकता है, दोबारा से निर्वाचन के लिए जो पात्रता होती है। तो कोई भी व्यक्ति यदि राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित
हो सकता है वो कितनी बार हो सकता है, तो अनगिनत बार। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एक बार राष्ट्रपति बन गए तो दोबारा नहीं बन सकते हैं। ठीक है, तो इस विषय से रिलेटेड ये क्वेश्चन है कि कौन है जो लगातार 2 बार राष्ट्रपति रहे। ठीक है, तो डॉक्टर जो राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति बने थे, तो ये लगातार 2 बार इनको निर्वाचित किया गया था। तो 2 बार ये राष्ट्रपति बन करके आए थे। तो 1950 से 1962 तक का इनका कार्यकाल का समय रहा था। अब इसमें हम नेक्स्ट बात करेंगे अनुच्छेद 58 की। तो देखिए, राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए क्या अर्हताएं होनी चाहिए, ये सारी बातें जो है अनुच्छेद 58 में कही गई है कि कोई भी आकर के जो है राष्ट्रपति का निर्वाचन नहीं, मतलब चुनाव नहीं लड़ सकता है, बल्कि राष्ट्रपति को निर्वाचित होने के लिए भी कुछ उसमें उस व्यक्ति के अंदर योग्यताएं होनी चाहिए। तो क्या क्या ये ज़रूरी योग्यताएं हैं? तो सबसे पहले देखिए, भारत का नागरिक हो। ठीक है, भारत का नागरिक होना बहुत आवश्यक है। ऐसा नहीं कि किसी भी बाहर के देश से आकर के भारत में राष्ट्रपति का चुनाव लड़े, उसे क्या होना पड़ेगा, भारत का नागरिक होना आवश्यक होगा। यदि वो भारत का नागरिक होगा तभी उसको राष्ट्रपति का चुनाव के लिए उसको जो है चुना जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट जो शर्तें इसमें हैं या अर्हताएं या योग्यताएं कहेंगे, जो एक राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए एक व्यक्ति के अंदर होनी चाहिए, तो वो है न्यूनतम आयु 35 वर्ष की होनी चाहिए। ठीक है, जो व्यक्ति चुना जा रहा है, राष्ट्रपति का चुनाव जो लड़ रहा है, तो उस व्यक्ति के अंदर ये क्वालिटी होनी चाहिए कि न्यूनतम आयु उसकी कितनी होनी चाहिए, 35 वर्ष होनी चाहिए या 35 वर्ष वो पूरा कर चुका हो। नेक्स्ट है लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता हो। तो उस व्यक्ति के अंदर ये योग्यता भी होनी चाहिए कि जो लोकसभा सदस्य बनने के लिए जो योग्यताएं होनी चाहिए, तो वो व्यक्ति उन योग्यताओं को पूरा करता हो, तो तब भी उसको राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए उसको रखा जा सकता है कि वो चुनाव लड़ सकता है। लेकिन अगर ये चीज़ें वो नहीं कंप्लीट करता है, उसके अंदर ये योग्यताएं नहीं पाई जाती हैं, तो वो राष्ट्रपति चुनाव से बाहर किया जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट है किसी लाभ के पद पर ना हो, यानी कि वह किसी भी रूप में गवर्नमेंट सर्विस वाला ना हो। ठीक है, गवर्नमेंट की जो वेतन आती है उस पर ना हो। ठीक है, किसी भी लाभ के पद पर ना हो। अगर बात करेंगे राजनीतिक क्षेत्र की, अगर वो राजनीतिक क्षेत्र में है, कोई भी व्यक्ति किसी भी राज्य का राज्यपाल है, मुख्यमंत्री है, एमएलए वगैरह कुछ भी है, तो तब तो वो मान्य है। लेकिन अगर वह गवर्नमेंट से वेतन लेता है, ऐसी किसी जॉब पर है, ठीक है, तो वह व्यक्ति को या तो पहले अपनी नौकरी से इस्तीफा देना होगा, अपनी नौकरी छोड़नी होगी, तब जाकर के वो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ेगा। अन्यथा अगर वो अपने नौकरी पर रहते हुए राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना चाहे तो वह नहीं लड़ सकता है। ठीक है, तो यही बात हो गई है योग्यता की अनुच्छेद 58 में। अब आगे हम इसमें बात करेंगे अनुच्छेद 59 की। तो इसमें कहा गया है राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें। तो क्या क्या शर्तें होनी चाहिए राष्ट्रपति पद के लिए, तो ये बात कही गई है अनुच्छेद 59 में। ठीक है, तो सबसे पहले है राष्ट्रपति संसद के किसी सदन का या किसी राज्य के जो विधानमंडल होती है, वो विधानमंडल की जो किसी भी सदन, यानी कि विधानमंडल के अंदर क्या होती हैं, 2 सदन होते हैं, वैसे ही संसद के अंदर भी 2 सदन होते हैं। तो वहाँ पर बात कही गई है कि वो राष्ट्रपति का जो चुनाव होगा या राष्ट्रपति पद के लिए, यदि वो राष्ट्रपति पद पर आ जाता है, तो इनमें से वह किसी का भी सदस्य नहीं होना चाहिए। यानी कि संसद के अंदर लोकसभा और राज्यसभा का सदस्य नहीं होना चाहिए, और राज्य के अंदर विधानमंडल होती है तो विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य भी वो व्यक्ति नहीं होना चाहिए। ठीक है, और यदि होता है तो तब क्या होगा, ठीक है, इसको भी देख लेते हैं। यदि संसद के किसी सदन का या किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का कोई सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो जाता है, तो यह समझा जाएगा कि उसने उस सदन में अपना स्थान राष्ट्रपति के रूप में अपने पद ग्रहण करने की तारीख से रिक्त कर दिया है। यानी कि जब वो राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित हो जाएगा, राष्ट्रपति बन जाएगा वो व्यक्ति, तो उसी दिन से जहाँ पर जिस भी सदन में वो है, चाहे वो संसद में है चाहे वो विधानमंडल के सदन में है, तो वहाँ पर उस व्यक्ति का पद वहाँ से रिक्त हो जाएगा, अपने आप ही वहाँ से खाली उसको समझा जाएगा। ठीक है, तो ये बात कही गई है। फिर नेक्स्ट आएगा इसमें पागल दिवालिया नहीं होना चाहिए, यानी कि किसी भी तरह से उसकी जो मानसिक स्थिति है वो सही होनी चाहिए। ठीक है, अब आगे इसमें हम बात करेंगे अनुच्छेद 60 की। तो इसमें कहा गया है राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। ठीक है, तो अनुच्छेद 60 में ये रखा गया है कि राष्ट्रपति की जो शपथ होती है, प्रतिज्ञान होता है, इसके बारे में ये बात अनुच्छेद 60 में कही गई है। तो देखिए, पद धारण करने से पूर्व राष्ट्रपति को किसके सम्मुख शपथ लेनी पड़ती है। ठीक है,
तो ये भारत के मुख्य न्यायाधीश के सामने लेनी पड़ती है, ठीक है। और अगर वह किसी रूप से अनुपस्थित हैं, जो भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं, तो ऐसी स्थिति में उच्चतम न्यायालय के जो वरिष्ठतम न्यायाधीश हैं उनके सम्मुख शपथ लेनी पड़ती है, ठीक है। फिर है नेक्स्ट, इसमें देखेंगे राष्ट्रपति को पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है, तो ये भारत के जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो दिलाते हैं। फिर इसमें नेक्स्ट जो अनुच्छेद है वो है अनुच्छेद 61। तो देखिए राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की जो प्रक्रिया होती है तो उसकी जो पूरी डिटेल है वो अनुच्छेद 61 में दी गई है, ठीक है। तो कैसे कैसे ये जो राष्ट्रपति पर महाभियोग है वो चलाया जाता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि राष्ट्रपति पर जो महाभियोग की प्रक्रिया वाला जो सिस्टम है तो वो कहाँ से लिया गया है, कौन से संविधान से लिया गया है, तो ये लिया गया है अमेरिका से, ठीक है। अमेरिका से ये इस चीज़ को जो अमेरिका का संविधान है यहाँ से इसको लाया गया है। फिर आगे अगर बात करेंगे भारत के राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया कौन सी हो सकती है, तो जब संसद द्वारा महाभियोग, ठीक है। एक तो कार्यकाल पूरा हो चुका है लेकिन बीच में अगर किसी भी तरह से संसद के द्वारा महाभियोग अगर राष्ट्रपति पर लगाया जाता है तो राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। फिर है राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन के द्वारा लगाया जाता है, तो संसद के किसी भी सदन, यानी कि दोनों ही सदन, राज्यसभा या लोकसभा दोनों ही सदन लगा सकते हैं, ठीक है। या दोनों में से एक सदन भी जो है महाभियोग लगा सकता है राष्ट्रपति पर। फिर इसमें नेक्स्ट है भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने का अधिकार किसको प्राप्त है, तो ये संसद को प्राप्त है। फिर है राष्ट्रपति पर महाभियोग किस आधार पर लगाया जा सकता है, तो संविधान के अतिक्रमण करने पर, ठीक है। यानी कि संविधान का गलत उपयोग करके या गलत नीति से कार्य करने के तरीके को किसी भी तरह से जो है राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। अब आगे इसमें हम बात करेंगे अनुच्छेद 62 की, जिसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति का पद रिक्त होने की स्थिति में उसे भरने के लिए निर्वाचन करने का समय और आकस्मिक व्यक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि, ठीक है। तो इसके बारे में यहाँ पर कहा गया अनुच्छेद 62 में। तो देखिए यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों पद रिक्त हों, ठीक है, या तो रिक्त हों या फिर वह बाहर हो, देश से बाहर गए हों किसी कारणवश, ठीक है, तो ऐसी स्थिति में उनका जो कार्यभार है, यानी कि किसका, राष्ट्रपति का जो कार्यभार है, तो वो कौन ग्रहण करेगा, वो सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होगा वो ग्रहण करेगा, ठीक है। फिर बात करें राष्ट्रपति का जो रिक्त स्थान होता है तो वह कब तक भर लिया जाना चाहिए, तो 6 माह के अंदर, ठीक है। 6 माह के अंदर जो राष्ट्रपति का जो रिक्त स्थान होता है, जो पद होता है, वो खाली नहीं रहना चाहिए। 6 महीने तक तो जो पुराने राष्ट्रपति हैं वो कार्य कर लेंगे, ठीक है। लेकिन अगर रिक्त है किसी भी कारणवश तो 6 माह के अंदर इस पद को भरा जाना चाहिए, ये बात कही गई है। फिर नेक्स्ट है इसमें अनुच्छेद 72 को देखते हैं। तो यहाँ पर राष्ट्रपति के क्षमा आदि की और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में कहा गया है, ठीक है। ये अनुच्छेद 72 में कहा गया है। तो इसमें ये बात कही गई है कि राष्ट्रपति को मृत्यु दंड के मामले में समाधान करने की शक्ति प्राप्त है। यदि किसी व्यक्ति को मृत्यु दंड मिल गया है लेकिन वह राष्ट्रपति से अपनी मृत्यु दंड में क्षमा चाहता है तो राष्ट्रपति क्या कर सकता है, उस मामले में उसका समाधान ढूंढ सकता है। ये शक्ति प्राप्त है राष्ट्रपति के पास, ठीक है। तो ये थे सारे के सारे जो अनुच्छेद हमने अभी पढ़े, ठीक है। तो इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में राष्ट्रपति की शक्तियों को लेकर के डिस्कशन करेंगे। आज की जानकारी थोड़ी सी भी आपको पसंद आई हो, आपके लिए थोड़ी भी हेल्पफुल रही हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए चैनल को। नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके इसके लिए बेल आइकन जरूर प्रेस करके रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।